पास 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब है और कैसे ये गवर्नमेंट जॉब मेरे पास है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, बच्चे सब कुछ बात करते हैं। ठीक है, बहुत बड़े परिवार से या बहुत मतलब यहाँ पर एक तरीके से पैसे वाले परिवार से मैं नहीं, आप ही के बीच से बड़ी फैमिली से ठीक बतरा बोला ले तू बैठा ना खाली इतना इज्जत कर ले लोग सबके बैठ ना मन बोलोगे तरीके ना बैठ जा बैठ जाइए सब बैठ जाइए जल्दी बैठ जाइए बैठ जाओ यही पर शाम तक आप लोगों के साथ मिलकर के सभा बांधेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बांधेंगे यार, ये गलत है। आप बैठ जाओ, देखो कितने सभी टीचर्स है, सभी का सम्मान करना है ना, प्यार करते हो कि नहीं करते हो? तो ऐसे करके वो अच्छा लगे फिर आएंगे दोबारा, तो बैठ जाओ ना। जो हमसे प्यार करता है बैठ जाएगा, जो प्यार करता है हमसे वो बैठ जाएगा, जो खड़ा है मतलब वो प्यार नहीं करता है, तो प्यार नहीं करता है। बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए, मेरा आग्रह आप लोगों से सबके पास बैठेंगे। जो प्यार करता है उनसे बैठ जाइए। आप लोगों के लिए सीटें बुक की है, सबसे मिलेंगे। अच्छा एक बार जय हो बताए, इसीलिए बैठ जाइए एक बार। लाओ भाई, और तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो और पापा का सपना पूरा करो और इतिहास रचो। बस पापा इतना ज्यादा हमको बहुत मोटिवेट करते हैं हमेशा, तुम टेंशन मत लो, पैसे की टेंशन मत लो, तुम पढ़ो और अच्छे से मम्मी का नाम रोशन करो। आपकी मम्मी जहाँ भी है वहाँ से देख रही और उनका आशीर्वाद आपके साथ, आप उन्हीं जैसे यहाँ तक पहुँची हैं, बहुत बड़ी अफसर बनेगी और इस मंच पे आप ही एक दिन आएंगे। क्या है इसमें? खुश हो ऐसे नहीं तो पैर मत छुआ करो तुम, ऐसे हाथ चलेंगे दीदी। नमस्ते। इसमें घर के खोल के तो नहीं है। चलिए इन्होंने कहा इसमें बड़ा सा मौज है, तो देखते हैं क्या है। बाकी तब तक बाबू तुम लोग आ जाओ जल्दी फटाफट। अरे यार तुम हमें को बनाए किसी और को बना दिया? पक्का बना रहा था हमको। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके सुनने के ऊपर में निर्भर करेगा। कहते हैं ना, दम वक्ता में नहीं होता, दम श्रोता में होता है। तो आपके सुनने के आधार पर हम ये बातें बोल पाएंगे। तैयार हैं? पक्का? तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, वो यूपी से हैं, हरियाणा से हैं और अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो मैं सभी लोगों का अपने पूरे बिहार वालों की तरफ से आप लोगों को सम्मान देना चाहूँगा, भाव प्रकट करना चाहता हूँ, जिससे आप मेरी कार्यशैली या परिचय भी समझ सकते हैं। अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं। मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते हैं शुद्ध देते हैं। अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते हैं शुद्ध देते हैं। हमारी शांति प्रियता को काटता ना समझ लेना, अगर किसी ने युद्ध मांगा तो उसे युद्ध देते हैं। ये छोटा सा हमारे बिहार का परिचय है। और आज इस पावन भूमि पर आप हैं, तो मैं चाहूंगा कि
कि आप सभी यहाँ पर एक बार बच्चों को आशीर्वाद दें अपने दिल से। परेशान मत रहिए, सब लोगों से मिला जाएगा। अविरत अविचल जीवनदायिनी मां गंगा की गोद में बसे बिहार की पवित्र भूमि, जहां अनगिनत महापुरुषों ने जन्म लिया, पर पधारे सभी सम्मानित जनों का मैं स्वागत करता हूं एवं बिहार के कोने कोने आए साथियों का इस हॉल में मैं अभिनंदन करता हूं। बिहार क्या है अगर मैं इसे बताने पर आता हूं तो शायद ये शाम भी कम पड़ जाए, लेकिन चंद पंक्तियों में मैंने बिहार की थोड़ी सी व्याख्या की और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले बिहार की एक लाइन है, कुछ छोटी सी कविता के माध्यम से हमने सुना था, बड़ा प्यारा लगा ये और मैं आपके समक्ष रखता हूं कि चाणक्य की नीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं। चाणक्य की नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं, महावीर की तपस्या हूं, बुद्ध का अवतार हूं, अजी हां बिहार। सीता की जन्मभूमि, विद्यापति का सागर हूं मैं, जनक की नगरी हूं, मां गंगा का श्रृंगार हूं मैं, अजी हां बिहार। चंद्रगुप्त का साहस, अशोक का तलवार हूं मैं, बिंदुसार का शासन हूं, मगध का आकार हूं मैं, अजी हां बिहार। दिनकर की कविता हूं, रेणु का साग हूं मैं, नालंदा का ज्ञान हूं, पर्वत मंदार हूं मैं, अजी हां बिहार। वाल्मीकि का रामायण हूं, मिथिला का संस्कार हूं मैं, ये वही मिथिला का संस्कार है जो मैं अभी ओढ़े हुए हूं। तो वाल्मीकि की रामायण हूं, मिथिला का संस्कार हूं मैं, पनिनी का व्याकरण हूं, ज्ञान का भंडार हूं मैं, अजी हां बिहार। तो काफी पंक्ति है यहाँ पे और शायद इनके बिना ये सपना पूरा नहीं हो पाता, शायद आज हम सभी आजाद नहीं हो पाते। तो उनके लिए हमने वक्त लिखा था, ये लाइन हमने लिखी थी कि राजेंद्र का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं, राजेंद्र का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं, गोविंद सिंह का तेज हूं, कुंवर सिंह की ललकार हूं मैं, अजी हां बिहार। जय हिंद, जय बिहार। इसके अलावा देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कोई बैच की ओपनिंग होगी, ब्रांच की ओपनिंग होगी, कोई बुक की लॉन्चिंग होगी। मैंने शुरू में यहाँ पर बात कहा था कि इस मीटअप का जो उद्देश्य है कोई लॉन्चिंग नहीं है, यहाँ पे आपके करियर की लॉन्चिंग है। एक ऐसी उड़ान आज आप यहाँ से भरने वाले हैं जो शायद जीवन में बहुत काम आने वाली है। और मैं तब से इसी बात को लेकर के व्याकुल था कि जो कहने हैं कि ऐसा हो कि आगे अपने बच्चे नहीं सुन पाए और उन तक ये बातें पहुंच पाए। हमने शुरू में कहा कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए सेल्फी है ना, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए आपको ज्ञान देना है, क्योंकि इस धरती का कर्ज है मेरे ऊपर में। इस बिहार से मैं कमा करके बहुत कुछ यहाँ वक्त उसको लौटा। और मैंने कहा भी कि एक शिक्षक होने के नाते मेरे पास में जो है वो मेरा ज्ञान है, जो मैं आपको दे सकता हूँ, जिसके दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने भविष्य को उजागर कर सकते हैं, एक बहुत ही उजाला ला सकते हैं। तो समय की पाबंदी और संकल्पों की जंजीरों ने मेरे पैरों को ऐसे जकड़ा है कि मेरे अपने मुझसे शिकायत करने लगे हैं कि सर ऑनलाइन तो आपको देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मिल करके आपसे ऑफलाइन करेंगे, वो हो नहीं पाता है। यही उद्देश्य था इस सेटअप का कि यहाँ पर आए और हम आप लोगों से सारे टीचर्स मिल करके आप लोगों के साथ बातें कर पाए और अपनी चीजों को शेयर कर पाए। तो साथ ही सरकारी नौकरी के स्कूल क्षेत्र में 3 से 4 प्रकार के नौजवानों के बटालियन मेरे सामने दिख रही है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर वो बटालियन है जो अभी तैयारी के क्षेत्र में भी उतरा, जिसको भी ये नहीं पता कि सरकारी नौकरी होती क्या है। क्रेज सुन लिए, गांव में वो तैयारी कर रहा है, सुन लिए तो हम बढ़ गए शहर की तरफ में तैयारी करने, लेकिन अभी पता भी नहीं कि क्या है। दूसरा धड़ा यहाँ पर वो है जो तैयारी तो कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि सही दिशा क्या है। और तीसरा यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है पेपर 1 से 2 बार दिया हो, लेकिन उसमें असफलता मिली हो तो सफलता के तरीके ढूंढ रहे हैं। आज हम तीनों बटालियन के लिए बहुत कुछ लेकर के आए अपने शब्दों में, जिसके माध्यम से हम आपको पूरी तरीके से बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिले यहाँ पे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी लाइन है मेरी तरफ से। तो इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा शुरू करने से पहले एक लाइन मैं आपसे कहूंगा कि धुआं दर्द बयान करता है, राग कहानी छोड़ जाती है। धुआं दर्द बयान करता है, राग कहानी छोड़ जाती है। किसी किसी की बड़ी बड़ी बातों में दम नहीं होता, किसी की खामोशी निशानी छोड़ जाती है। मैं वो आदित्य रंजन हूं जो आप लोगों के तरह 10वीं क्लास में घर से 40 किलो चावल,
30 किलो आटा 10 किलो दाल लेकर के अपना 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ चला गया। जैसे सपने आज आपके हैं कि हमें कुछ करना है, वैसे ही सपने मेरे भी थे। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उस क्षेत्र से यहाँ पर एक ही चीज होती है कि अगर पैसे हैं तो तुम IIT बीटेक या बाकी चीजें करो, और नहीं है तो भैया एक ही काम करो, क्या है? सरकारी काम करो। गाइडेंस में बहुत अभाव है। पापा किसान है, माँ गृहिणी थी, जितना अपने दम पर हो पाया उन्होंने किया, लेकिन जो सबसे बड़े बड़े भाई की भूमिका होती है, दोस्तों की भूमिका होती है, बाकी चीजों की भूमिका होती है यहाँ पे गाइड करने को लेकर के, वो थोड़ा बड़ा कम पड़ा मुझे, जिसके कारण जीवन में कई बार बिखरे, कई बार फाइनेंशियल दिक्कतें भी आई, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आप सभी अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े दृढ़ संकल्प के साथ में वापस से खड़ा हुआ, क्योंकि हमेशा एक बात याद रहता था कि भूल तो मिडिल क्लास है। सपने देख लिए और अगर उसको पूरा करने का दम नहीं है तो वो सपने बाकी लोगों की तरह ही अधूरे रह जाने वाले हैं। इसी वजह से अपने सपनों में बार बार जान लाते गए, फूकते गए, गिरे भी, उठे भी, संभले भी, और फिर भागा भी। और आज आपके सामने है कि पहले इंस्पेक्टर बन करके अपने आप को साबित किया, आज अपने बच्चों को इंस्पेक्टर बना करके साबित कर रहे हैं। आज यही रीजन है कि हमें पता है कि हम कई सारी मुसीबतों से होकर के गुजरे हैं, और उस परेशानी में मेरे साथ में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, जिसमें रणजीत सर है, गुरु के तौर पर भी वो मेरे साथ रहे, और आज एक अच्छे साथी के तौर पर, कलीग के तौर पर, आप लोगों की पिलाने के तौर पर मेरे साथ हैं। परेशान मत होइए, थोड़ा सा एक बार वहां पे देख लीजिए। तो कोई बात नहीं, कोई ऐसे नहीं क्या? आज जो हम इस बुलावे पे आए वो अपने परिवार की वजह से आए, और ये मेरा परिवार है। अगर आप मेरे परिवार को, कृपया करके अपनी सीट पे बैठ जाओ। अगर आप मेरे परिवार के हो तो कृपया करके सीट में बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे अलग अलग तरीकों से आपका ध्यान खींचने की कोशिश होगी, और जो मुद्दा है भाई वो हो नहीं पाएगा। कृपया करके सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहता हूँ, सरकारी नौकरी निकालने के लिए आपके पास में दो चीजों पर होना जरूरी है। एक है आपका एटीट्यूड और दूसरा है आपका एप्टीट्यूड। इन दो चीजों के ऊपर में अक्सर लोगों को फर्क नहीं पता है। मैं आपको समझा देता हूँ। अभी आपने IPL की ऑक्शन देखी है, पृथ्वी शॉ को सब जानते हैं ना, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये भी पता है ना? इस बार IPL में उनकी बैटिंग हुई, किसी टीम ने खरीदा? क्यों नहीं खरीदा? कारण था सिर्फ और सिर्फ मस्ती करना, पार्टी करना। यानी एक समय का आपका पूरा टैलेंट जो है ना, वो रखा रह जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक फर्क है एटीट्यूड में और एप्टीट्यूड में। एटीट्यूड क्या होता है? किसी चीज को झेलने का तरीका, और एप्टीट्यूड क्या होता है? जो चीजें आपके अंदर में इनबॉर्न हो। जैसे अगर आप बात करेंगे, सचिन को बैटिंग आती है, ये उनका एप्टीट्यूड है, लेकिन उसके बेटे को आता है, ये उनका एप्टीट्यूड नहीं है। जो कला आपके अंदर में शुरू से है वही आपका एप्टीट्यूड है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? उस एप्टीट्यूड को आपको एक बार अपने एटीट्यूड के साथ में जोड़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। जैसे मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, ये मेरा एप्टीट्यूड था, मैं बच्चों को समझा पाता हूँ, ये एप्टीट्यूड है, लेकिन उसको अपनी मेहनत के साथ में हमने जोड़ दिया। तो जब एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड का मिलन होता है ना, तो मेरे भाई बड़ा शानदार होता है। जितने लोग वहां पर हैं, कृपया करके बाहर चले जाएं। यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूं, क्योंकि आप मेरा पेशेंस तोड़ रहे हो। बाकी देखिए बच्चों, यहाँ पर जितने बच्चे भी हैं, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि रैंकर्स गुरुकुल हमारा जो परिवार है, ये शुरू हुआ था 3 साल पहले, और एक सपने के साथ में शुरू हुआ था कि हम हर घर में इंस्पेक्टर्स को बनाएंगे। इस पढ़ाने के दौरान में सबसे पहले बाधा आई यहाँ पर कि बच्चों का ये सवाल रहा कि सर हम आप ही से क्यों पढ़े? पढ़ाने वाले तो शिक्षक काफी सारे हैं। सवाल भी होता है जब हम स्ट्रेटजी बात करते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पर आकर के खड़ा करके बात करेगा और एक सिलेक्टेड बंदा बात करेगा, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो हमने यहाँ पर ये कोशिश की भाई मेरे कि एक बार बच्चों के सामने सबसे पहले खुद को सफल होकर के दिखाना है। और जो ये ऑफलाइन वाली गुरुकुल थी हमारे साथ में, पहले हमने खुद सिलेक्शन लिया जो हम तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद में कई सारे हमने इंस्पेक्टर्स बने। इस जर्नी में यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि आज पूरे विभाग में, मैं दिल्ली में जहाँ पे रहता हूँ, लगभग हर थाने में या कहीं पर भी आप चले जाइए बच्चे सेलेक्टेड मिलते हैं। कारण सिर्फ हमारा टीचिंग नहीं हो पाता है, कारण हमारे टीचिंग के साथ में उनकी अपनी मेहनत जुड़ जाती है।
तो जैसे हम आपको बता रहे थे ना कि अगर आपके मन में कोई भी सरकारी नौकरी की अगर एक मन में इच्छा भी है तो कृपया करके उसके बारे में एक बार तलाशी, आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि ASO MEA वाला जो पद है, अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो सबसे पहले बाबू उसकी खासियत होती है ना, देखो सरकारी नौकरी में क्या चाहिए, तुमको कंफर्ट हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो, माँ बाप को एक रिस्पेक्ट मिले, जिस समाज में आप रह रहे हैं लोग आपको एक अच्छी नजरों से देखें। जब आप ASO MEA वाले पद में लगते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो विदेश में आपको मिलती है। पूरे सीजीएल में ग्रुप बी पोस्ट में सी में और डी में इकलौता यही एक ऐसा पोस्ट है NPSC के बाद में जो आपको विदेश में जाने का मौका देता है। अब आप बोलेंगे जी हम देश में काम कर रहे विदेश क्यों जाए? इसी वजह से कई बार आपको जाना चाहिए ताकि आपकी खुद का भी दिमाग का विकास हो। स्टूडेंट है मेरी और पिछले 3 सालों के अंदर में वो इतनी कंट्रीज घूम चुकी है और उसका काम बस इतना होता है, कभी पोलैंड गई तो वहां से कोई सामान लेकर के आगे अपने शोकेस में लगाएगी, कभी जर्मनी गई तो वहां से कोई सामान ले आकर अपने रूम में लगाएगी, और इतनी अच्छी वो जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लेकिन आज दुनिया उनकी जिंदगी को देखती है, उनके इंस्टाग्राम को देखती है, मुझे लगता है उनकी मेहनत को भी देखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जो ASO MEA वाले पद में जो फायदा होता है वो यहाँ पर ये होता है कि आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी देश में हैं, आप वहाँ के स्कूल में अपने बच्चों की फ्री शिक्षा करा सकते हैं, वहाँ के अस्पताल में बहुत बढ़िया तरीके से अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जो कुछ ऐसे सरकारी नौकरी के छोटे छोटे फायदे हैं, ये बड़ा हमें मजबूर करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ASO MEA वाला जो पद है, एक छोटी सी लाइन बताऊंगा मैं आपको कि अगर आप किसी विदेश में पोस्टेड हैं, आपसे कोई क्राइम भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वहां की पुलिस आपको हाथ नहीं लगा सकती। जो आपके ऊपर में ट्रायल चलेगा, सब कुछ चलेगा, वो यहाँ इंडिया में चलेगा, वहां पर नहीं चलेगा। बहुत ऐसे फायदे हैं। अभी आप एसएसएन साहब को देखते हैं ना, कितने लोग एसएसएन साहब के बारे में जानते हैं? अभी पाकिस्तान गए थे, पता है एयरपोर्ट से उतरते क्या किया, अपना चश्मा उतार के काला चश्मा लगाया। ये उसी विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े प्रमुख। ऐसे कई सारे पद हैं। आप NTPC में देखेंगे स्टेशन मास्टर का हो गया, सीजीएल में भी आप बहुत सारे पदों को देखेंगे। और मैं आपको बोलता हूं कि ये सारे पद आप मेरे भाई हासिल कर सकते हो, समय सिर्फ और सिर्फ आपका 1 साल है और डेडिकेशन के साथ में। एक छोटी सी लाइन मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिखी थी, ठीक है, कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, मानो जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। अगर आप जोर लगाओगे ना तो ये सारी बाधाएं कुछ भी नहीं आपके सामने। आपके सामने इतने प्यारे गुरुजन हैं, हर एक सब्जेक्ट के महारथी हैं। ये करंट अफेयर के एक सुपरस्टार जिनकी बहुत बढ़िया शानदार क्लास होती है। रीजनिंग के गुरु आपके सामने है जिन्होंने रीजनिंग को घुमा करके रख दिया और लगभग हर परीक्षा में बहुत ही शानदार तरीके से रीजनिंग बताया। जीएस के इतने बड़े ज्ञाता है दीपक सर, सुशांत सर, जिनके पास मैं बैठ करके मैं भी कुछ सुनना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो आप सीख सकते हैं वो आपका ज्ञान है। इसको जितना बढ़ाएंगे ना आपका सम्मान उतना बढ़ेगा। सुनने वाले आपको उतने होंगे, जानने वाले आपको उतने होंगे। बिना ज्ञान का मेरे भाई कहीं पर आपका कोई वजूद नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। इस पूरे जीवन की प्रक्रिया क्या है, आज जो आप बैठे हैं, ये लाइटिंग है, किस तरीके से मैं ये माइक से बोल पा रहा हूँ, ये सारी बातों को कनेक्ट करते हैं आप अपने पुष्पेंद्र सर और राधिका मैम बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ाते हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पर कि आप एक बार इनकी क्लासेस को देख करके बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए और हालांकि आप इन्हें जानते हैं। बाकी विक्रमजीत सर भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से हमारे पूरी टीम का परिचय कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये भी बताएंगे कि कैसे, देखिए मैं अपनी सक्सेस आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे, जिनके सामने ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए जिनको कलम तक पकड़ना नहीं आता था, बोलना तक नहीं आता था, उनको अगर इन्होंने इंस्पेक्टर बनाया है तो कुछ तो खास बात इनकी में भी होगी। तो एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत अच्छे तरीके से सर भी आपको बताएंगे कि सिलेक्शन का जो असली मूल मंत्र होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, 2-3 बातें मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। सबसे बड़ा सवाल होता है भाई कि टाइम टेबल कैसे बने। मेरे सामने ये सवाल बहुत बार आता है। तो देखो टाइम टेबल कैसे बने उसके लिए ना, आप अगर ये सोचोगे, बड़े खतरनाक लोग मैंने देखे, मैं आपको बता रहा हूं, पता कैसे लिखते हैं, 6 बजे से 7 बजे उठेंगे, फोन पे बात करेंगे, बाबू सोना करेंगे, नाश्ता वास्ता करके फिर उसके बाद तो पढ़ने जाएंगे। तो शेड्यूल में मेंटेन होता है, लिखते नहीं है, होता जरूर है। फिर 7 से 8 अपना करंट अफेयर, 8 से 10 अपना कुछ और, 10 से 12 अपना कुछ और। इसको शेड्यूल आप नहीं कह सकते, कारण आपको भी पता है उसका नुकसान क्या है। गलती से अगर 10 बजे उठ गए तो बोलेंगे यार तरीके दिमाग खराब हो गया, आज तो पढ़ाई है। अब बैठ के कोसे जा रहे हो 4 घंटे तक अपने आप को कोस रहे हो, काहे तुम अपना शेड्यूल पूरा नहीं कर पाए। शेड्यूल बनाना है तो सही तरीका जो है वो यहाँ पर ये है कि अपने दिन के टारगेट को फिक्स कर लो।
आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मोबाइल में आज भी डेली का शेड्यूल लिखता हूँ मैं रात को सोते वक्त कि कल सुबह जा करके मुझे ये क्लास लेनी है, मुझे ये नोट्स तैयार करने हैं, मुझे बुक के लिए ये चैप्टर लिखना है, और रात तक जाते जाते अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैं वहां पर मांगता हूँ। मैं आपसे भी बस इतना ही कहूंगा कि ये फर्जी शेड्यूल बनाने से बेहतर है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने टारगेट्स को लिखिए, क्योंकि उसको पूरा होने के बाद में आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखो भाई, बिहार में जितनी ताकत भी है ना, शिक्षा के अभाव में उतने अभाव है, और इस अभाव को आप पूरा कर सकते हैं नए नए तरीके को अपना के। वक्त है आपको नए तरीके अपनाने के, नए स्ट्रेटजी अपनाने के, ताकि अगर कोई ग्रुप डी का भी सपना देख रहा है तो वो उसके आगे बढ़ पाए, कोई अगर एनटीपीसी का सपना देख रहा है तो उसके आगे बढ़ पाए, कोई सीजन तक अगर सपना देख रहा है तो मैं बोलूंगा तुम्हारे अंदर में साहस है, तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। ये सेमिनार का करने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपके अंदर में एक छोटी सी ऊर्जा में भर पाऊं और आपको अपनी ताकत से मैं आपको पहचान करा पाऊं कि आप असाधारण नहीं है, आप साधारण नहीं, आपके अंदर में दम है, आपके अंदर में बात है, तभी आप यहाँ पर हैं। तो एक बार ताली जो होगी वो आप लोगों के लिए, खुद के लिए ताली करो। जीवन में जितना सोचते हो ना भाई मेरे, उतना ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा इंसान को मेरे भाई बनाता है। और मैं आज आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों के अंदर में एक हुंकार भरना चाहूंगा आपकी तैयारी को लेकर के, कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बादलों, बादलों का मतलब मेरे बच्चों बरस जाओ सही समय पर, मेरे बच्चों बरस जाओ सही समय पर, तुम्हारे अपनों के अभी बहुत से अरमान बाकी। तो मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि आज जहां पर तुम हो, तुमसे आस लगाए तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा पूरा गांव सब है। और मैं हमेशा ये बात भी बोलता हूँ, यहाँ पर एक लाइन आपके गांव के लिए भी लिखी थी मैंने, ठीक है, जो मैंने हमेशा पूरा भी किया है। मेरे गांव के भी लोग काफी यहाँ पर हैं, ठीक है। बिल्कुल आएगा, आपका नंबर भी आएगा। आपके गांव के लिए एक लाइन है यहाँ पे कि आपकी मेहनत को उस दिन सच्ची माना जाएगा, आपकी मेहनत को उस दिन सच्चा माना जाएगा जिस दिन आपका गांव आपके नाम से जाना जाएगा। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, परिश्रम करिए, क्योंकि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपके रिश्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। आज बेशक लोग आपसे नजरें चुराते हो, या हो सकता है आप उनसे छठ दिवाली में जाते हो तो नजरें चुराते हो, कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि आप असफल हो। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आप किसके यहाँ पर फूफा के बेटे के भाभी के क्या लग रहे होंगे किसी को कुछ नहीं पता। तो इस सिलेक्शन के कहते हैं कई माँ बाप होते हैं, सफलता के कई माँ बाप होते हैं, असफलता का यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो अपने आप से प्रण लेकर के जाइए कि साला कुछ भी हो जाए, 1 साल के अंदर मैं अपने आप को बना करके देखूंगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी पद मिले, कोई भी नौकरी मिले। 2024 और 25 में वैकेंसी के मामले में ना रेलवे ने कोई कसर छोड़ी है, ना एसएससी से कोई कसर छोड़ी है, ना आपके गुरुओं ने कोई कसर छोड़ी है, तो हम क्यों छोड़े। मेहनत करिए अच्छे तरीके से। और बाकी आपको सही रणनीति के बारे में 2 शब्द आपको हमारे वीवीजी गुरु, हम सब के गुरु यहाँ पर जिन्होंने हम सबको सही तरीके से पढ़ाना सिखाया, कैसे बच्चों से कनेक्ट करते हैं, उन्होंने वो बताया। आज हम सब पढ़ाते तो हैं, लेकिन उसके पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है आपके अपने विक्रमजीत सर है, तो वो आपको बताएंगे। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। मेरे तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्यार है, जीवन में बहुत आगे बढ़िए। आ जाइए सर। सभी लोगों से मिलूंगा मैं, जितने लोग बुक लेकर के आए सब लोगों से मिलूंगा मैं, बिना मिले किसी से भी नहीं जाऊंगा, मेरा वादा है। नहीं जाऊंगा भाई तो नहीं जाऊंगा, मेरा वादा है, प्रॉमिस।